नमस्ते बच्चों। बेटे आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5वीं का पाठ 1 कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटे राख की रस्सी, जो कि हमारी एक क्या है, लोक कथा। लोक कथा क्या होती है? जो लोग आपस में सुनाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। जब मैं आपको इस लोक कथा के बारे में बताऊंगी तो आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि समझदारी क्या है, क्योंकि इस लोक कथा में बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य किसी समस्या का सामना अपनी समझदारी, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ कर सकता है। तो आइए कहानी को, लोक कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सभी बच्चों का ध्यान पूरी तरह से मैम की लोक कथा सुनने में होना चाहिए। ओके बेटा, तो सुनते हैं। जो ये हमारी लोक कथा है, ये है राख की रस्सी। तो नाम ही आपको थोड़ा अलग सा लग रहा है, राख की रस्सी, जो कि हो ही नहीं सकती। राख की तो कभी रस्सी बन ही नहीं सकती। तो इसका शीर्षक सुन के ही आपके दिमाग में काफी कुछ उथल पुथल हो गई है कि राख की रस्सी बनी तो कैसे बनी, किसने बनाई, किसे दी। तो उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैम आपको देंगी। तो ये जो राख की रस्सी लोक कथा है, इसमें एक लोनपोगार नाम के व्यक्ति हैं। वो कौन है? तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन। जो तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन है ना, उन गापों के मंत्री है ये। तो बच्चे कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि लोनपोगार के बारे में जब कोई पूछता है तो हम क्या बताएं। तो बेटे अगर आप इसको सिर्फ मंत्री बता देते हो तो भी ठीक है, लेकिन कई बार बच्चे इसे तिब्बत का राजा बता देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होगा। ठीक है, वो तिब्बत के राजा नहीं थे। जो तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन थे, वो उनके मंत्री थे। जैसे कि आपने पहले भी अपने हिंदुस्तान की कहानियां सुन रखी हैं। अपने हिंदुस्तान के जो बादशाह थे महाराज अकबर जी, उनके जो मंत्री थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। वो कौन थे? बीरबल जी। बिल्कुल उसी तरीके से ये तिब्बत के जो राजा थे, उनके मंत्री थे लोनपोगार। यहाँ तक कि आपको बात मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। जो लोनपोगार थे वो ऐसे मंत्री थे जो हाजिर जवाब थे। जब भी राजा उनके सामने कोई समस्या लेके आते थे, वो बड़ी ही बुद्धिमत्ता से, समझदारी से उसको हल निकाल देते थे। तो वो होशियार भी थे और हाजिर जवाब भी थे। लेकिन उनका जो बेटा था, उनके पास एक ही बेटा था, लेकिन वो बहुत ही भोला भाला था, यानी कि उसको दुनियादारी की समझ नहीं थी। भले ही लोनपोगार जी थे, वो कितने ही समझदार थे, लेकिन अपने बेटे को समझदार बनाने में वो हमेशा ही नाकाम रह जाते थे। तो उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं आपको 100 भेड़ें दे रहा हूँ। मैं आपको 100 भेड़ें दे रहा हूं, जो कि आपको ना तो बेचनी है और ना ही मारनी है। मतलब मारनी भी नहीं है और बेचनी भी नहीं है, यानी कि आपको जिंदा भी नहीं बेचनी है और मार कर भी नहीं बेचनी है। और उसके साथ आपको जमा करके मुझे वापस क्या देना है? 100 जौ के बोरे। यानी कि आप शहर में जाओ, अपने बेटे को उन्होंने कहा कि आप शहर में जाओ, आपके पास 100 भेड़ें मैंने दे दी हैं। इन भेड़ों को कोई नुकसान नहीं करना है, यानी ना मारनी है ना बेचनी है। और जब वापस आओगे तो आपके साथ प्लस में 100 जौ के बोरे भी होने चाहिए। तो जैसे ही अब बेटा था, वो तो काफी बिल्कुल नासमझी लगा लो, नासमझी था, भोला भाला था, सीधा था। अब उसी दुनियादारी का तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो शहर में जाके और एक जगह बैठ गया, उदास हो गया और सोचने लगा कि पिताजी ने ऐसा काम दिया है, भेड़ों का कुछ करना भी नहीं है और उसके साथ में 100 जौ के बोरे भी लेके जाना है वापस। तो मैं अपने गाँव जाऊं तो कैसे जाऊं? सोचता रहा। तो अंत में एक लड़की उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। तो लड़की ने उससे पूछा कि भाई आप यहाँ उदास क्यों बैठे हो? लड़के ने जवाब दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, मैं सीधा साधा भोला भाला हूँ, लेकिन पिताजी ने मुझे 100 भेड़ें दी हैं, जिसको ना मारना बेचना है, लेकिन साथ में 100 जौ के बोरे भी लेके जाने हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे तो मैं जिंदगी भर अपने घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि वापस ही तभी आना है जब मेरी शर्त को पूरा कर पाओ। तो लड़की ने कहा तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भेड़ों को बेचना और मारना ही तो नहीं है ना, लेकिन इनके पास बाल भी तो है।
भेड़ों के ऊपर तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन भेड़ों के बालों को बेच देते हैं बाजार में। भेड़ों के बाल तो आप सबको पता है कि काफी महंगे बिकते हैं। तो उनकी जो कीमत आई, उनसे लड़की ने 100 जौ के बोरे लिए और लड़के को दे दिए। लड़का तो बहुत खुश हो गया, वो 100 जौ के बोरे और अपनी 100 भेड़े लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। पिताजी ने पूछा कि बेटे ये ऐसा सब कैसे हुआ, जो इतना दिमाग आपने लगाया ये कहाँ से आया? लड़का तो आपको पता ही है भोला भाला था, लड़के ने तुरंत सारी सच्ची घटना कह सुनाई अपने पिताजी को। अब पिताजी को तो बहुत बुरा लगा कि मुझे तो लग रहा था कि मेरा बेटा अपना दिमाग लगाएगा, लेकिन ये तो कोई लड़की बीच में आ गई है। फिर पिताजी ने दोबारा से कहा कि तुम दोबारा से जाओगे, शहर में जाओगे दोबारा से और 100 भेड़े लेके जाओगे, लेकिन अब की बार तुम्हें उसके बाल नहीं बेचने हैं और मारनी और बेचनी तो बिल्कुल नहीं है, और प्लस 100 के बोरे फिर से लेके आओगे। अब लड़के को उम्मीद थी कि जहां पहले वो लड़की मिली थी वो दोबारा वहां जरूर आएगी। लड़का वहीं पर उसी जगह पर जाकर उदास होके बैठ गया। उसके सोचने के मुताबिक ही हुआ, लड़की दोबारा आई। लड़की ने दूसरी बार उन्हें क्या उपाय दिया कि कोई बात नहीं, आपके पिताजी ने कहा है ना कि बाल नहीं बेचने, कोई बात नहीं, भेड़ के हम सींग बेच देते हैं। तो उन्होंने सींग कटवाए और सींगों के बदले बाजार में बेच के 100 जौ के बोरे लेके बेटे को फिर से वापस कर दिया। अब की बार जब पिताजी को सच्चाई का पता चला तो पिताजी फिर से नाराज हुए, लेकिन पिताजी ने अब की बार बेटे को कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि तुम वापस जाओ, अगर वो लड़की इतनी समझदार और होशियार है तो मेरी एक शर्त को पूरा करेगी। तो लोनपोगा ने क्या शर्त रखी, हमें 100 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए। 100 हाथ लंबी राख की रस्सी। पहली बात तो राख की रस्सी होती ही नहीं है, और अगर है भी तो 100 हाथ लंबी कैसे बनेगी? जब होती नहीं है तो 1 हाथ लंबी भी नहीं बनेगी। तो लड़का तो सीधा साधा था, उसने पिताजी से कोई तर्क वितर्क किया ही नहीं, वो लड़की की होशियारी पे विश्वास करता था। वो लड़का गया अपने शहर में और शहर में जाके उसी जगह पे लड़की का इंतजार करने लगा। कहे मुताबिक, सोचने के मुताबिक लड़की भी वहां जरूर आई। लड़की ने कहा, जब लोनपोगार के बेटे ने अपने पिता की बात उसके सामने रखी कि उन्हें 100 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए, तो लड़की ने कहा कि ठीक है, आप अपने पिताजी को बोल दो कि मैं 100 हाथ लंबी राख की रस्सी तो लेके आऊंगी, लेकिन उन्हें अपने गले में उसे उठा के पहनना पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा क्या, उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसी रस्सी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिताजी तो बहुत तेज थे, बेटा ही तो भोला भाला था, पिताजी तो बहुत तेज थे। पिताजी ने सोचा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, जब होता ही नहीं तो मुझे पहननी पड़ेगी ही नहीं। पिताजी ने जो लड़की है उसकी शर्त मंजूर कर दी और बेटे को वापस फिर से शहर में भेज दिया। बेटे ने जैसे ही लड़की के सामने पिताजी की बात रखी कि उन्हें ये शर्त मंजूर है, तो लड़की ने क्या किया, आप लोक कथा को और ध्यान से सुने कि लड़की ने इस समस्या का हल कैसे किया। बेटे, एक 100 हाथ लंबी राख की रस्सी ली, उसे देखो पत्थर के सिल पर जलाया। 100 हाथ लंबी रस्सी को घुमा के पत्थर पे रखा, उसे जलाया। जब आप किसी भी रस्सी को जलाते हो तो रस्सी तो जल जाती है पर उसका बल नहीं उतरता। कहावत भी है ना, अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो हम कहते हैं, और फिर भी वो गुस्से से बाहर आए तो हम क्या कहते हैं, रस्सी तो जल गई पर बल अभी भी नहीं गया है। तो वो कहावत ही होती है। तो रस्सी भले ही जल जाए पर उसका बल कभी नहीं जाता। तो लड़की एक पत्थर के सिल पर जली हुई रस्सी को लेकर अब उसके पिताजी के सामने आई। अब पिताजी ने जैसे ही पत्थर के सिल पर रस्सी देखी तो वो उसको कैसे कहते कि रस्सी नहीं है, रस्सी की आकृति तो वो थी और वो उसको रस्सी ही मानेंगे। लेकिन अब लड़की की शर्त को वो कैसा पूरी करे, क्योंकि लड़की ने तो पिता की शर्त पूरी कर दी पर पिताजी से लड़की की शर्त पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि राख की रस्सी बन तो गई लेकिन वो उसे गले में कैसे पहने। तो पिताजी ने लड़की की काफी तारीफ की और बगैर किसी चूक के लड़की व बेटे की शादी कर दी, क्योंकि पिताजी यही तो चाहते थे कि बेटा समझदार हो जाए। अब बेटा अगर भोला भाला है, बेटा समझदार नहीं बन पाया, तो पिताजी की होशियारी ने काम किया और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से लड़की से बात की और अपने बेटे के साथ उसकी शादी करा दी। क्यों? क्योंकि इस बात में ये समझदारी थी कि भले ही बेटा भोला भाला होगा
अगर बहू समझदार घर में आ गई तो ये घर गृहस्थी के साथ साथ दुनियावी बातों का सामना भी, हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो बेटे इस लोक कथा से आज हमें क्या शिक्षा मिली है? हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। कभी भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, हमें डर के 2 कदम पीछे कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए और उस समस्या के हल तक पहुंचना चाहिए। तो बेटे आज की लोक कथा में आपको इतना समझ में आया। इसके शब्दार्थ मैंने आपको धीरे धीरे यही करवाए हैं, फिर भी मैं कुछ शब्दार्थ करा देती हूँ। होशियार यानी समझदार, हाजिर जवाब जो तुरंत जवाब दे देता है, मारना किसी को खत्म कर देना, समाप्त करना, बेचना किसी की कीमत ले लेना, बोरे यानी कि जो सूतली से बने हुए बैग होते हैं, सूतली के बने हुए बोरे होते हैं, सींग किसी भी पशुओं के सिर पे बनी हुई आकृति यानी कि जो सींग होते हैं वो जानवरों में ही होते हैं। लोन पुगार का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो मंत्री हैं। कहाँ के मंत्री हैं? तिब्बत के हैं। लड़की और समझदारी यानी कि जो समझदार होते हैं उनके अंदर जो भावना होती है, ठीक है, वो होती है समझदारी। यही मैंने आपको पहले भी बताया था, भाववाचक संज्ञा है। समझदार से समझदारी भाववाचक संज्ञा बन गई है ये। शिक्षा यानी कि सीख। तो आज की कक्षा में बेटे इतना ही। कुछ अब प्रश्न उत्तर उभर कर आ रहे हैं, तो वो प्रश्नों के उत्तर भी मैम आपको इसी में बताएंगी। सबसे पहले राख की रस्सी क्या है? लोक कथा, कथा या कहानी? तो कहाँ टिक करेंगे आप? लोक कथा पे। दूसरा प्रश्न, लोन पुगार कौन थे? दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गापो के मंत्री। तीसरा प्रश्न, लोन पुगार का बेटा कैसा था? उत्तर होगा भोला भाला। लोन पुगार का व्यवहार कैसा था? हाजिर जवाब और होशियार। लड़की कौन थी? लोन पुगार ने अपने बेटे के लिए जो पसंद की गई थी वो लड़की काफी समझदार थी। तो इसी प्रकार से काफी प्रश्न इसमें उभर कर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसको खुद से सर्च करें और उनको देखें। शिक्षा को आप जरूर से दोबारा देख लेंगे। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बेटे आज की लोक कथा में, आज की कक्षा में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये लोक कथा बहुत ही प्यारी लगी होगी और इससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा भी मिली होगी। आप इस शिक्षा को जरूर अपने जीवन में उतारें और हर आने वाली समस्या का डट कर सामना करें। तो मेरी तरफ से धन्यवाद आपको। थैंक यू। ओके।